दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी क्लास एग्रीकल्चर की लेकर, जिसमें हम दोस्तों आज आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वाटर यानी जल के प्रकारों के बारे में और विभिन्न जो आपकी जल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्रीकल्चर कंपटीशन में उनके बारे में। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी तो दोस्तों जुड़ जाइए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी से। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों हम देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों भूमिगत जल के प्रकार, सबसे पहले हम जानेंगे भूमि के अंदर जो जल रहता है, टाइप ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। तो दोस्तों ये आपका जल तीन प्रकार का होता है। वैसे नंबर एक गुरुत्वीय जल यानी ग्रेविटेशनल वाटर। जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है दोस्तों ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में रहता है? ये द्रव अवस्था में। दोस्तों यह जल मृदा के बड़े बड़े रंध्र अवकाश में पाया जाता है। रंध्र अवकाश का मतलब होता है मिट्टी के जो कण होते हैं ना, उनमें जो खाली स्थान होता है उसको रंध्र अवकाश कहा जाता है। तो दोस्तों यह जल आपके कहाँ रहता है? बड़े बड़े रंध्र अवकाशों में। यह जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गति करता हुआ पौधों के जड़ क्षेत्र से बाहर चला जाता है। इस जल को पौधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह जल जड़ क्षेत्र में न रह करके कहाँ चला जाता है? नीचे की ओर चला जाता है। जब यह नीचे की ओर चला जाता है तो दोस्तों यह पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों यह जल 1/3 या 0.33 वायुमंडलीय दाब से कम, ध्यान रखें, दाब से कम मृदा नमी पृष्ठ तनाव पर पाया जाता है। इस पॉइंट को आप विशेष याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गुरुत्वीय जल जो होता है वो कितनी वायुमंडलीय दाब पर पाया जाता है। तो ध्यान रखें 1.3 या 0.33 वायुमंडलीय दाब से कम आपके मृदा नमी पृष्ठ तनाव पर यह जल पाया जाता है। दोस्तों एक पॉइंट और इसमें जोड़ लेना कि इस जल को स्वतंत्र जल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गुरुत्वीय जल को स्वतंत्र जल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका दूसरा है दोस्तों आर्द्रताग्राही जल। इसको इंग्लिश में हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दोस्तों यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? गैस की अवस्था में आपके पाया जाता है। दोस्तों यह जल मृदा कणों के चारों ओर 4 से 5 सेंटीमीटर माइक्रोन की परत के रूप में पाया जाता है। 4 से 5 सेंटीमीटर माइक्रोन की परत के रूप में ये दोस्तों लेयर के रूप में आपके कणों से चिपका हुआ जल रहता है और यह गतिहीन तथा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों यह जल गतिहीन होता है, इसकी कोई गति नहीं होती है और ये गैस के रूप में पाया जाता है मिट्टी में। दोस्तों यह जल भी पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। ये जल भी, आर्द्रताग्राही जल भी पौधों को नहीं मिलता है। विशेष इसको आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों यह जल 31 या इससे अधिक वायुमंडलीय दाब पर उपलब्ध रहता है। दोस्तों कितने वायुमंडलीय दाब पर उपलब्ध रहता है? 31 एटमॉस्फेयर जो आपका प्रेशर रहता है उससे अधिक पर यह उपलब्ध रहता है, इसलिए ये पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्द्रताग्राही जल क्या होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे जल की। दोस्तों तीसरा जो जल है वो है केसीय जल यानी कैपिलरी वाटर कहते हैं इसको। दोस्तों यह जल मृदा में पाई जाने वाली पतली केसीय नलिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये पतली पतली जो केशिकाएं पाई जाती हैं उन नलियों में ये जल आपका पाया जाता है। यह जल गतिशील होता है, मतलब यह जल क्या करता है? गति करता है और यह जल पौधों को उपलब्ध होता है। बिल्कुल विशेष याद रखना दोस्तों, सिर्फ कैपिलरी वाटर या केसीय जल ही पौधों को प्राप्त हो पाता है। यह जल 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब के बराबर उपलब्ध रहता है। दोनों के बराबर में ये उपलब्ध रहता है, यानी इस जल को पौधे 15 एटमॉस्फेयर के ऊपर प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 15 एटमॉस्फेयर तक ही इस जल को प्राप्त कर पाते हैं। अगर आप ध्यान रखें 15 एटमॉस्फेयर तक अगर वायुमंडलीय प्रेशर तक ये जल है तो ही इसको पौधे प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए इसको आप केसीय जल भी कह सकते हैं। दोस्तों इसे उपलब्ध जल भी कहा जाता है। अवेलेबल वाटर भी, केसीय जल को अवेलेबल वाटर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको तीनों प्रकार के जो जल होते हैं आपका तीनों प्रकार कौन कौन से थे दोस्तों? ध्यान रखें, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल और केसीय जल, ये तीनों आपको अच्छी तरीके से समझ में
आ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मृदा में जल की गति के बारे में। जो मृदा में जल जाता है वो किस प्रकार से वहां पर पाया जाता है, किस प्रकार से वहां पर गति करता है, उसके बारे में दोस्तों हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मृदा में जल 3 प्रकार से गति करता है दोस्तों। कितने प्रकार से गति करता है? 3 प्रकार से गति करता है। नंबर 1 अंतः स्पंदन यानी इनफिल्ट्रेशन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। दोस्तों भूमि की पतली पतली सतह से जल के नीचे की ओर गति को अंतः स्पंदन कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में बताएं आपको कि जो भूमि में आपने जैसे पानी डाला, पानी बिल्कुल धीरे धीरे से पतली पतली सतह में नीचे की ओर गया और इस क्रिया को नाम कह दिया आपने इनफिल्ट्रेशन, या कह दिया आपने इसको अंतः स्पंदन। दोस्तों असंतृप्त मृदा में जल की गति, असंतृप्त मतलब सूखी मृदा में सीधी जो आपकी जल की गति होती है वो वर्टिकल होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती है दोस्तों? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधे जाना है, सीधे नीचे की ओर जाना। असंतृप्त का मतलब होता है पूरी तरह से मिट्टी का ना भीगना, सूखी मिट्टी रहना, ठीक है ना। तो उस जल को आप क्या कहते हैं? वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जल की गति माना जाता है, या इनफिल्ट्रेशन इसको कहते हैं। दोस्तों दूसरा जल है अंतः स्रवण यानी परकुलेशन। अंतः स्पंदन के कारण जो जल मृदा में प्रवेश करता है, बिल्कुल अंतः स्पंदन हो गया, उसके बाद उसकी नीचे की ओर जो गति जाती है, नीचे की ओर विभिन्न मृदा में संस्तरों में जो गति करता है जल, वो आपका अंतः स्रवण या कह सकते हैं परकुलेशन वाटर कहलाता है। तो आपको ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा प्रकार है इसका रिसाव यानी सीपेज। दोस्तों सीपेज क्या होता है सब जानते हैं। मृदा में जल की स्वतंत्र रूप से बगल या साइड की ओर गति रिसाव कहलाती है। सपोज दैट कोई नहर है और नहर के आसपास जो जल रिसता रहता है ना, उसको रिसाव या सीपेज अपन कह सकते हैं। दोस्तों यह बलुई या रेतीली मिट्टी में अधिक पाया जाता है। बिल्कुल जिस मिट्टी में बालू की मात्रा एवं रेत की मात्रा अधिक रहती है उस मिट्टी में ये जल आपका ज़्यादातर रिसाव होता रहता है। दोस्तों मृदा में जल की गति क्षैतिज होती है, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में। हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधा सीधा होता है, यूं जनरल फैल करके जल का बहना, फैल कर बह रहा है तो हॉरिजॉन्टल, और सीधे नीचे प्रवेश कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? आपका ध्यान रखें, इससे पहले मैंने बताया था आपको ऊर्ध्वाधर। दोस्तों एक वर्ड और है निक्षालन यानी लीचिंग। ये क्या होता है इसको भी आप अच्छी प्रकार समझ लें। पोषक तत्वों एवं लवणों का पानी के साथ घुलकर नीचे जाना निक्षालन कहलाता है। बहुत सिंपल भाषा में दोस्तों, पानी में आपके न्यूट्रिएंट्स घुल जाते हैं, साथ में जो लवण होते हैं वो भी घुल जाते हैं, और घुल करके पानी के साथ नीचे चले जाएं। कहाँ चले जाएं? नीचे अंडरग्राउंड चले जाते हैं, तो उस क्रिया को लीचिंग या निक्षालन कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, 3 प्रकार के जलते आपके तीनों प्रकार के गति समझ में आ गई। बात करते हैं आगे नेक्स्ट आपकी जैसे फील्ड कैपेसिटी की। क्षेत्र क्षमता क्या होती है? बहुत सिंपल भाषा में समझना दोस्तों। सिंचाई के 48 से 72 घंटे बाद, कितने देर बाद सिंचाई कर दी आपने, फिर उसके 48 से 72 घंटे बाद पानी की वह मात्रा जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मृदा के रंध्र अवकाश में टिकी रहती है क्षेत्र क्षमता कहलाती है। सिंपल सी भाषा में समझें तो दोस्तों, अपन ने सिंचाई कर दी, सिंचाई करने के बाद आपके 48 से 72 घंटे हो गए, उसके बाद आपके खेत में, आपके फील्ड में कितने नमी रही है, तो जो नमी जितनी % रहती है उसको क्षेत्र क्षमता या फील्ड कैपेसिटी कहा जाता है। क्षेत्र क्षमता पर मृदा पृष्ठ तनाव 1/3 या 0.33 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। बिल्कुल कितना होता है? 1/3 या 0.33 वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है फील्ड कैपेसिटी। विशेष याद रखना इसको आप लोग। जैसे आपका पहले गुरुत्वीय जल था ना, वो भी इससे कम था, लेकिन इसका वायुमंडलीय प्रेशर बराबर है। किसके बराबर है? 1/3 या 0.33 वायुमंडलीय प्रेशर के। तो क्षेत्र क्षमता 50% या इससे कम होने पर सिंचाई की सलाह दी जाती है। बिल्कुल क्षेत्र क्षमता 50% हो या इससे कम हो जाती है तो खेत में सिंचाई की सलाह दी जाती है कि उसमें सिंचाई कर देना चाहिए, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है। ठीक है दोस्तों, तो ये फील्ड कैपेसिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करते हैं आगे नेक्स्ट मिलानी या मुरझान बिंदु की, यानी बिल्टिंग पॉइंट की। दोस्तों बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है? यदि पौधों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा से पौधों द्वारा बाष्पोत्सर्जित जल की मात्रा
अधिक हो जाती है तो पौधे मुरझाने की स्थिति में आ जाते हैं, और यही अवस्था आपकी दो प्रकार की होती है। सीधी सी भाषा में दोस्तों समझाऊं तो आपको मैं कि पौधे हैं, पौधों आपको पता है जड़ से पानी को अवशोषित करते हैं और बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा पत्तियों में रंध्रों के द्वारा पानी को वाष्प के रूप में बाहर उड़ाते हैं। अगर अवशोषित क्षमता कम हो जाए, किसकी अपेक्षा? आपकी पानी उड़ाने की अपेक्षा। पानी ज़्यादा उड़ गया बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा, तो पानी कम बचेगा आपके पौधे में। जब कम बचेगा तो पौधे क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। जब पौधे मुरझा जाएंगे तो इस स्थिति को आप मुरझान बिंदु कह सकते हैं। दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थायी मुरझान यानी टेम्पररी विल्टिंग। यदि पौधे में मुरझान अवस्था आने पर सिंचाई की जाए और पौधे पुनः पहली की अवस्था में आ जाएं तो इसे अस्थायी मुरझान अवस्था कहते हैं। बिल्कुल, अगर पौधा मुरझा गया और अपन ने फिर क्या कर दी? सिंचाई कर दी तो पौधा जैसा था वैसा ही हो गया, पहली की अवस्था में आ गया, तो इसको आप कह सकते हो अस्थायी मुरझान बिंदु। तो आपको ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकंड आपके स्थायी मुरझान बिंदु की। स्थायी मुरझान बिंदु यानी परमानेंट विल्टिंग। दोस्तों यदि मुरझाया हुआ पौधा सिंचाई करने के बाद भी अपनी पहली की अवस्था में नहीं आता है तो इस अवस्था को स्थायी मुरझान कहते हैं। विशेष याद रखना, स्थायी मुरझान क्या है कि पौधा अगर मुरझा गया है बाष्पोत्सर्जन क्रिया ज़्यादा होने के कारण और फिर आपने उसमें पानी दिया और वो जैसा का तैसा नहीं हुआ तो उसको परमानेंट विल्टिंग या स्थायी मुरझान कहा जाता है। दोस्तों स्थायी मुरझान की अवस्था में मृदा नमी का पृष्ठ तनाव 15 या इससे अधिक वायुमंडलीय दाब होता है। 15 से अधिक होगा या 15 हो सकता है आपका वायुमंडलीय प्रेशर। दोस्तों अस्थायी मुरझान बिंदु पर सिंचाई कर देना चाहिए। बिल्कुल, स्थायी पर नहीं कर सकते हैं लेकिन अस्थायी पर आपको सिंचाई करना ही चाहिए, क्योंकि जिससे वो पहली की अवस्था में आ जाए। अगर पहली की अवस्था में नहीं आता है तो समझ लेना चाहिए कि परमानेंट विल्टिंग आ चुकी है। बात करते हैं दोस्तों आगे उपलब्ध जल यानी अवेलेबल वाटर की। क्षेत्र क्षमता तथा मिलानी बिंदु के बीच उपस्थित जल को उपलब्ध जल कहते हैं। बिल्कुल, क्षेत्र क्षमता तथा मिलानी बिंदु, अब दोनों पढ़ रहे थे अपन, आगे पढ़ लिया है आपने कि फील्ड कैपेसिटी क्या होता है और बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो उसके बीच जो उपस्थित जल होता है उसे उपलब्ध जल कहा जाता है। जैसे हमने केसीय जल पढ़ा था ना, वो भी यही था ना, ये भी यही है कि अर्थात उपलब्ध जल 1/3 से 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल, ये पौधों को आपका प्राप्त जल है। जैसे क्या केसीय जल पढ़ा था ना, वही चीज यहाँ पर आपको बता दे। नेक्स्ट दोस्तों स्थायी मुरझान बिंदु शब्द सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ब्रिग्स एंड शांत, इन दोनों ने सन 1912 में दिया था। कब दिया था स्थायी मुरझान बिंदु? ब्रिग्स एंड शांत ने सन 1912 में इस शब्द को दिया था। दोस्तों अवेलेबल वाटर यानी उपलब्ध जल को वेहमियर एवं हेंड्रिक्सन एवं वेहमियर ने सन 1981 में दिया था। कब दिया था? 1981 में। दोस्तों जब मृदा में उपलब्ध जल खत्म हो जाता है तब पौधे में स्थायी मुरझान आ जाती है। बिल्कुल, जब अवेलेबल जो वाटर होता है अगर भूमि में पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो पौधा मुरझा जाता है और मुरझाने के बाद वो आपके उसमें स्थायी मुरझान आ जाती है। बिल्कुल, आपकी परमानेंट मुरझा जाता है और फिर उसमें सिंचाई करते रहो तो भी कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये आपका अवेलेबल वाटर था जो आपको समझ में आ गया। बात करते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट दोस्तों अपधावन क्या है? रन ऑफ। वर्षा ऋतु में मृदा के संतृप्त होने के बाद, मतलब वर्षा हुई और मिट्टी पूरी तरीके से भीग गई, भीगने के बाद मृदा की ऊपरी सतह से जो जल बहकर नष्ट हो जाता है। अब मिट्टी पूरी भीग गई है, नीचे पानी जा नहीं रहा है तो पानी बहने लगता है, तो बहकर वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो वह आपका जल क्या कहलाता है? अपधावन जल कहलाता है। क्या कहलाता है? उसको रन ऑफ वाटर कहते हैं। दोस्तों यही जल मृदा क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल, क्योंकि पानी बहेगा तो मिट्टी को बहाकर साथ ले जाएगा तो आपका मृदा क्षरण होगा, तथा वर्षा जल की हानि सर्वाधिक इसी के द्वारा होती है। बिल्कुल, पानी बहकर चला जाएगा और बरसात का पानी आपका नष्ट हो जाता है। इसी तो कहते हैं कि तालाब आपको बांधना चाहिए, मेड़बंदी करना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है आपका रेनी डे यानी बरसात का दिन। तो रेनी डे किसे कहते हैं? 24 घंटे में 2.5 mm से ज़्यादा बरसात होती है तो उसे रेनी डे कहा जाता है। सिंपल सी भाषा में दोस्तों 24 घंटा बरसात हुई, आपने बरसात मापने के लिए रेन गेज को रख दिया, उससे मापा, अगर 2.5 mm बारिश हो चुकी है तो समझ लीजिए वो दिन आपका रेनी डे कहलाएगा। वाटर लॉगिंग। दोस्तों वाटर लॉगिंग क्या होता है? मृदा के संतृप्त होने के बाद, मतलब मृदा पूरी तरीके से पानी से भीग जाती है, उसके बाद
जो जल ऊपरी सतह पर भरा रहता है, बिल्कुल मिट्टी पूरी तरीके से भीग चुकी है और ऊपर पानी भर गया है, भर चुका है, तो उसको हम वाटर लॉगिंग कहते हैं। वाटर लॉगिंग में दोस्तों जनरली बहुत सारी फसलें गल जाती हैं। देखो मान के चलिए पानी बरस गया और चना आपकी फसल खड़ी है, उसमें पानी भर गया, पानी भर गया तो वाटर लॉगिंग के कारण आपकी फसल भी नष्ट हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं दोस्तों इस पूरे टॉपिक से, वो बयान लीजिए। भारत की औसत वार्षिक वर्षा 1190 mm है। बिल्कुल हमारे यहाँ की जो बारिश है वो कितनी है, 1190 mm। इसको 119 सेंटीमीटर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा लगभग 80% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ से होती है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होते हैं ना, उस मानसून से ये आपकी 80% वर्षा हमारी इंडिया में होती है। दोस्तों मानसून केरल में 1 जून में प्रवेश कर जाता है। बिल्कुल जो मानसून आता है हमारे देश में वो सबसे पहले केरल में 1 जून को आ जाता है। कुल कृषि योग्य भूमि का भारत में लगभग 35 से 40% तथा एमपी में 33% क्षेत्रफल सिंचित है। बिल्कुल इंडिया का 40% एरिया सिंचित है और आपका टोटल एमपी की बात करें तो एमपी का 33% यानी 33% एरिया क्या है, इसमें सिंचाई होती है। भारत की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ब्रह्मपुत्र नहीं गंगा होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों गंगा की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारे यहाँ निकलती है, निकलने के बाद ये आपको पता है तिब्बत से निकलने के बाद चीन में प्रवेश चली जाती है, आपको पता होगा इसका बारे में। तो वैसे सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र को कहा जाएगा। अगर इंडिया में पूरी जो आपकी बह रही है वो आपकी गंगा नदी है, तो गंगा की लंबाई वैसे आपको पता है गंगा जो नदी है वो भी आपकी काफ़ी लंबी नदी है, मैंने आपको बता दिया। वैसे ब्रह्मपुत्र को ही माना जाता है। ऑप्शन में दोनों नहीं आती, एक आती है, आप ध्यान रखें। दोस्तों भारत में औसतन 130 दिन बरसात होती है। ये भी आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में जो एवरेज बारिश होती है वो 130 दिन होती है। कितनी दिन होती है दोस्तों, 130 दिन, लगभग आप कह सकते हैं 4 महीना 10 दिन की लगभग ये आपकी बारिश हो जाती है। जून से लेकर सितंबर तक लगभग पूरी बारिश कंप्लीट आपकी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु के बाद आगे और बात करते हैं और आपके इंपोर्टेंट पॉइंट्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बेहतरीन। दोस्तों आगे जल उपयोग दक्षता को किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm में मापते हैं। इसको पॉइंट को आप याद रखें, जल उपयोग दक्षता, जल वाटर यूज कह सकते हैं, वाटर यूज कैपेसिटी जो होती है या एफिशिएंसी जिसको बोला जाता है वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm में इसको मापा जाता है। दोस्तों धान की जल उपयोग दक्षता सबसे कम होती है। इस पॉइंट को सुनकर तो आप लोग चौंक गए होंगे कि धान की जल उपयोग दक्षता सबसे कम होती है। बिल्कुल आप कहीं सोच रहे हो कि पानी तो उसमें बहुत भरते हैं लेकिन वो यूज बहुत कम करती है। ध्यान रखना, पानी भरा रहता है क्योंकि उसकी प्रकृति है पानी भरा रहना, लेकिन पानी वहां पर उसको पानी चाहिए भरा हुआ, लेकिन यूज जो आपकी वाटर यूज कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो बहुत कम होती है। पानी को बहुत कम वो यूज करते हैं। तो सबसे अधिक सूखा सहनशील फसल कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा सूखा में हो जाती है आपकी बाजरा। दोस्तों ज्वार को कैमल क्रॉप कहते हैं, सब जानते हैं ज्वार को कैमल क्रॉप से नाम जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ज्वार भी सूखा सहनशील फसल है। और आपको पता ऊंट आपको पता 15 दिन तक पानी भी ना पिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। उसी प्रकार अगर ज्वार को भी पानी ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाजरा के बाद, बाजरा ज़्यादा अधिक सूखा सहन कर लेती है, उसके बाद आपका नंबर आता है ज्वार का। सबसे कम पानी चाहने वाली तेल की फसल, तेल वाली अगर बात करें तो अलसी को सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। और सबसे कम पानी चाहने वाली दाल वाली फसल की बात करें तो सबसे कम पानी चाहने वाली दाल वाली फसल है आपकी अरहर। कौन सी है दोस्तों, अरहर। इसको पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, धान के खेत में मीथेन गैस निकलती है। बिल्कुल अच्छा, धान के खेत में मीथेन गैस क्यों निकलती है, ये क्वेश्चन बनता है। दोस्तों धान हम जब बोते हैं तो धान के ऊपर आपने देखा हो कवर चढ़ा होता है, नीचे पानी भरा होने के कारण कवर सड़ जाता है, यानी ऊपर जो लेमा पीलिया होता है वो सड़ जाता है। जब वो सड़ जाता है तो सड़ करके वो वहां से मीथेन गैस निकलना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी तो दोस्तों जुड़ जाइए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी से। और दोस्तों आप एग्रोटेक स्टडी को सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे दोस्तों आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों अगर आपको कहीं भी कोई एग्रीकल्चर में कहीं
से किसी भी संबंधित आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर या 6261148414 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।